नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल। आज हम हिंदी कक्षा की 9वीं जो विधा है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इस पर आधारित कृतियाँ देखेंगे। पहले परिचित से हम शुरुआत करेंगे। प्रश्न: निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नागर जी लिखने से पहले वहाँ से लेकर मुझे बहुत प्रभावित किया, यह तक पहला परिच्छेद है। इस परिच्छेद पर 4 प्रकार की कृतियाँ हमें पूछी जाती है। तो देखते हैं पहली कृति जो यहाँ पे आकलन कृति की तौर पर दी गई है। नंबर 1 कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक तालिका दी गई है। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक और पत्रिकाएं, यह यहाँ पे एक आकृति दी गई है। नंबर 2, उत्तर लिखिए में नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। और नंबर 2, नागर जी का साइमन कमीशन के बहिष्कार की घटना के बाद राजनीति की ओर न जाना, यह दूसरा सवाल। और उसके बाद संजाल पूर्ण कीजिए में एक आकृति दी गई है। परिच्छेद में उल्लेखित कोई 4 रचनाकार, यह 4 रचनाकारों का नाम हमें लिखने के लिए कहा गया है। तो यह तीनों सवालों के जवाब हमें परिच्छेद की सहायता से लिखने हैं। तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला जो कृति पूर्ण कीजिए में सवाल दिया गया है, तो वहाँ पे लेखक में 2 लेखकों का नाम हम लिख सकते हैं। पहला नाम स्नेही जी, और उसके बाद नंबर 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस तरीके से 2 लेखकों के नाम हम लिख सकते हैं। पत्रिकाएं में वहाँ पे 2 पत्रिकाओं का भी उल्लेख आया है। उसमें पहली पत्रिका है सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उसके बाद दूसरा जो सवाल था उत्तर लिखिए, उसमें पहले सवाल का नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव, तो उसके जवाब में हम लिख सकते हैं सन 1928-29 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया। और दूसरे के जवाब में लिख सकते हैं कि नागर जी के पिता का सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य का सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का अर्थ उसकी नौकरी से हाथ धोना होता है, इसलिए नागर जी राजनीति की ओर नहीं गए। उसके बाद दूसरा सवाल है, अगला सवाल था वह संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें सवाल दिया था कि परिच्छेद में उल्लेखित कोई रचना, कोई 4 रचनाकार। तो इसमें हम 4 रचनाकारों का नाम भी लिख सकते हैं: प्रेमचंद, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र और प्रभात मुखोपाध्याय। इस प्रकार नंबर 4 दी गई है परिच्छेद में उल्लेखित 2 उपन्यास, तो आनंद मठ और देवी चौधरानी, यह 2 उपन्यास के नाम भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 2 आकलन कृति में पहला सवाल दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के सामने इनका साहित्य था। उसके बाद नागर जी ने शुरू में इन्हें पढ़ा और नागर जी का पहला मित्र यह था। और नंबर 4, नागर जी की पहली कविता का शीर्षक यह था। और उसके बाद दूसरा सवाल है, ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। उसमें 1933 में और चंडी प्रसाद हृदयेश, इस प्रकार के 2 जवाब यहाँ पे दिए हैं। और नंबर 3, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। रचना और रचनाकार, एक तरफ रचनाएं दी है और दूसरी तरफ रचनाकारों का नाम, तो इनकी जोड़ियाँ हमें मिलाने के लिए कहा गया है। तो इसमें पहली रचना दी है देशी और विलायती, उसके बाद आनंद मठ, अपशकुन और देवी चौधरानी, और इधर रचनाकारों का नाम दिया है। तो इनके जवाब में हम पहला जो सवाल है आकृति पूर्ण कीजिए, इसमें इस प्रकार का जवाब लिख सकते हैं: नागर जी के सामने इनका साहित्य था प्रेमचंद और कौशिक का, यह हम लिख सकते हैं। नंबर 2, नागर जी ने शुरू में इन्हें पढ़ा, बंकिम के उपन्यास। नंबर 3, नागर जी का पहला मित्र यह था, छापे का अक्षर, यह उनका पहला मित्र था। और उसके बाद नंबर 4, नागर जी की पहली कविता का शीर्षक यह था, तो उसमें कब लो कहो लाठी खाए, यह उनकी पहली कविता थी। उसके बाद दूसरा जो सवाल था, ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो 1933 में यह जवाब आने के लिए हम इस प्रकार का सवाल बना सकते हैं: नागर जी की पहली कहानी अपशकुन किस सन में छपी। और उसके बाद नंबर 2, चंडी प्रसाद हृदयेश, जवाब आने के लिए नागर जी को किसकी लेखन शैली ने बहुत प्रभावित किया, तो चंडी प्रसाद हृदयेश ने। उसके बाद उचित जोड़ियाँ मिलाइए में रचना दी गई है देशी और विलायती, यह प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की रचना है। नंबर 2, आनंद मठ, यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और अपशकुन,
जो है अमृतलाल नागर जी की और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो इस प्रकार हम यह तीनों सवालों के जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 3 शब्द संपदा। पहला सवाल दिया है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला शब्द है लेखक, कवि, पितामह और मित्र। उसके बाद दूसरा सवाल है उचित उपसर्ग जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे अभी, आ, अनु और उप, यह 4 उपसर्ग दिए हैं और 4 शब्द यहाँ पे दिए हैं। तो इसकी सहायता से हमें उचित जोड़ियाँ जोड़कर यहाँ पर सार्थक शब्द बनाने के लिए कहा गया है। तो पहले के जवाब में हम इस प्रकार लिख सकते हैं लेखक, इसके लिए लेखिका, उसके बाद कवि, कवयित्री, पितामह के लिए पितामही, मित्र के लिए सहेली। और उपसर्ग जोड़कर पहला जो शब्द हम बना सकते हैं अनुशासन, उसके बाद उप अधिक वन, उपवन, उसके बाद आजीवन और अभिमान। इस प्रकार हम 4 शब्द भी यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 4 जो पूछी जाती है स्वमत अभिव्यक्ति पर, उसके लिए इस प्रकार सवाल यहाँ पे दिया गया है पत्र पत्रिकाओं का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं के विषय पर विचार लिखने के लिए कहा गया है। इस प्रकार हम उसमें विचार लिख सकते हैं। भाषा के विकास में पत्र पत्रिकाओं का बहुत योगदान होता है। इनसे तरह तरह की जानकारियाँ तो मिलती ही है, लेकिन लेखन में होने वाली नई नई प्रवृत्तियों की भी जानकारी मिलती है। पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, समाज, देश, राजनीति, विज्ञान, शिल्प, फिल्म, कला, मनोरंजन, कार्टून, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है और उनका बड़ा बाजार है। पढ़े लिखे लोगों के घर में पत्र पत्रिकाएं आना आवश्यक माना जाता है। इनसे घर बैठे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी होती है। इनमें परिवार के हर आयु के लोगों के लिए कुछ न कुछ होता है। दूरदर्शन की लोकप्रियता के पहले पत्र पत्रिकाएं की ही जानकारियों और मनोरंजन का एकमात्र साधन थी। आज मोबाइल फोन तथा दूरदर्शन के युग में पत्रिकाओं की लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, पर अखबारों की लोकप्रियता पहले जैसे ही कायम है। समझदार लोग पत्र पत्रिकाओं के दीवाने हैं। कुछ लोग तो पत्रिकाओं के पुराने अंकों की जिल्दसाजी करवा कर रखते हैं। पत्र पत्रिकाओं की हर युग में मांग रहेगी और इनका महत्व हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार हम इसके बारे में हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद परिच्छेद क्रमांक 2 पूछा गया है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद दूसरा जो है तिवारी जी क्या उन दिनों से लेकर लौटकर इसे लिखा था यहाँ तक। तो इसमें पहली कृति दी गई है आकलन कृति। उत्तर लिखिए। नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। और दूसरा सवाल है नागर जी के पिताजी ने उन्हें इनमें भाग लेने से रोका। उसके बाद दूसरा सवाल है आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें परिच्छेद में आए 2 महान नेताओं के नाम, नागर जी के लेखन की एक विशेषता, नागर जी की पहली कहानी का नाम और परिच्छेद में उल्लेखित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना। तो इस प्रकार 4 सवालों के जवाब हमें आकृति में भी लिख कर देने हैं। तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला जो सवाल था उत्तर लिखिए में नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे, तो किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचने का गुण। और दूसरा जो सवाल था नागर जी के पिताजी ने उन्हें इनमें भाग लेने से रोका, तो क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने से रोका था। और आकृति पूर्ण कीजिए में पहला जो सवाल है परिच्छेद में आए 2 महान नेताओं के नाम, तो वहाँ पे हम गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू यह 2 नाम लिख सकते हैं। नागर जी के लेखन की एक विशेषता गरीबों के प्रति करुणा का भाव होना, यह उनके लेखन की विशेषता थी। नागर जी की पहली कहानी का नाम प्रायश्चित, यह उनकी पहली कहानी। और परिच्छेद में उल्लेखित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना काकोरी बम कांड, यह एक महत्वपूर्ण घटना भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरीके से इस परिच्छेद पर पहली जो कृति है आकलन कृति, उसमें उत्तर लिखिए और आकृति पूर्ण कीजिए। इस प्रकार के सवालों के जवाब हम परिच्छेद की सहायता से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो कृति है आकलन कृति, उसमें भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी का पहला उपन्यास
उसका नाम लिखना है और प्रकाशन वर्ष हमें इस आकृति में लिखना है। और दूसरा सवाल है, दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द समूह हो। तो पहला शब्द समूह दिया है उन्होंने 1933 में और दूसरा है सामाजिक आंदोलनों में। तो इसके जवाब में हम परिच्छेद पढ़कर, अगर परिच्छेद ध्यान से पढ़ा होगा तो इनका जवाब हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आकृति पूर्ण कीजिए में हम जो सवाल पूछा गया है, नागर जी का पहला उपन्यास, तो उसका नाम लिख सकते हैं महाकाल और प्रकाशन वर्ष 1944। दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो यहाँ पे 1933 में यह जवाब आने के लिए हम इस प्रकार सवाल बना सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू से नागर जी की पहली बार किस सन में भेंट हुई थी। और दूसरा सवाल, सामाजिक आंदोलनों में यह जवाब आने के लिए नागर जी के पिताजी ने उन्हें किस तरह के आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। इस प्रकार का सवाल भी हम बना सकते हैं। इसके बाद कृति नंबर 3 शब्द संपदा पर आधारित 2 अंकों के लिए कृति पूछी जाती है। इसमें 2 सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला सवाल, यहाँ पे पहला शब्द दिया है निश्चित, उसके बाद दुख, तीसरा तेज और चौथा पहला, यह 4 शब्द दिए हैं। और दूसरा सवाल है, तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखिए। इसमें पहला शब्द है साहित्यिक, उसके बाद विलायती, तीसरा प्रभावित और सामाजिक। इन 4 शब्दों के जवाब हमें लिखने हैं। तो कृति संपदा पर आधारित दोनों सवालों का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। विरुद्धार्थी शब्द, पहला जो निश्चित है उसका विरुद्धार्थी शब्द है अनिश्चित, उसके बाद दुख का सुख, तेज का विरुद्धार्थी शब्द है मध्यम और पहला का अंतिम। इस प्रकार उसके बाद मूल शब्द लिखे में साहित्यिक का मूल शब्द है साहित्य, विलायती का मूल शब्द है विलायत, प्रभावित का प्रभाव और सामाजिक का समाज। तो इस प्रकार हम शब्द संपदा पर आधारित कृतियों का जवाब भी लिख सकते हैं। बाद में कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति पर इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसमें इस प्रकार के विचार हम लिख सकते हैं। कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है, पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती है, किताबों से संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख, सुन और पढ़कर सीखता है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञानार्जन करता है। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उसका काम नहीं चलता। उसे ज्ञानार्जन के लिए और खुराक की आवश्यकता होती है। वह अपने पसंद वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। ICS, IPS तथा IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इसमें जो जितने गोते लगाता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद परिच्छेद क्रमांक 3 यहाँ पे दिया है, तिवारी जी, नागर जी, आप अपने से लेकर समझने का मौका मिला तक, यह तीसरा परिच्छेद है। इस पर पहली कृति आकलन कृति के तौर पर सवाल पूछा गया है, संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें सवाल दिया गया है नागर जी के समकालीन साहित्यकार। तो यहाँ पे 4 साहित्यकारों का नाम हमें लिखना है। तो इस प्रकार हम उनका नाम लिख सकते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरद चंद्र, उसके बाद प्रेमचंद और माधव शुक्ल। तो इस तरीके से हम 4 साहित्यकारों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। माधव शुक्ल की विशेषता, यहाँ में इस प्रकार के सवाल यहाँ पे दिया है और इस सवाल में हमें उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो उनकी विशेषताएं हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अजानू बाहू और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खुनसनी मिट्टी हमेशा रखना, यह 2 विशेषताएं उनके बारे में हम बता सकते हैं। कृति नंबर 2 आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, नागर जी के भ्रमण का दायरा। यहाँ पे
दो दायरे हमें लिखने हैं। उसके बाद नंबर 2, नागर जी को देश भर में भ्रमण करने से हुए लाभ, देश भर भ्रमण करने से उनको क्या लाभ हुए वह भी हमें लिखने हैं। तो पहली आकृति हम इस प्रकार पूरी कर सकते हैं। नागर जी के भ्रमण का दायरा जो था वह पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, यह दो दायरे हम इसमें लिख सकते हैं। और दूसरी जो कृति है, नागर जी को देश भर में भ्रमण करने से हुए लाभ, तो उसमें अनेक चरित्र कैरेक्टर देखने को मिले। और नंबर 2, विभिन्न चरित्रों के मनोविज्ञान को समझने का मौका भी उन्हें मिला। कृति नंबर 3, शब्द संपदा कृति। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है नयन, नंबर 2 पुराना, सच और मौका। यह 4 शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने के लिए कहा गया है। और दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कृदंत शब्दों के मूल शब्द लिखिए। इसमें पहला शब्द है खिंचाव, दूसरा है लिखावट, लगाव और मिलावट। तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। समानार्थी शब्द नयन यानी कि नेत्र, पुराना इसके लिए प्राचीन, सच के लिए सत्य और मौका के लिए अवसर। और उसके बाद दूसरा जो सवाल है, मूल शब्द लिखने के लिए खिंचाव का खिंच प्लस आव, खिंच यह उसका मूल शब्द है, लिखावट का लिख, लगाव का लग और मिलावट का मिल। इस प्रकार इनके मूल शब्द लिख सकते हैं। कृति नंबर 4, सोमत अभिव्यक्ति में सवाल दिया है, आंख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है, विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका जवाब में हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी की 2 आंखें होती है, जिनके द्वारा वह इस पृथ्वी की समस्त चीजें देखने में समर्थ होता है। मनोरंजक दृश्य देखकर वह प्रसन्न होता है और दुखद दृश्य देखकर दुखी और बेचैन होता है। यह आंखों से दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष दृश्यों पर मनुष्य की प्रतिक्रिया होती है, पर मनुष्य ही एक दृष्टि और होती है उसके मन की, यानी उसकी कल्पना की। वह प्रत्यक्ष दृष्टि से भी तेज होती है। जब वह किसी घटित अघटित दृश्य की कल्पना करता है तो वह दृश्य उसकी कल्पना में उसके सामने दिखाई देने लगता है। किसी व्यक्ति की इच्छित घटित अथवा अघटित घटना फिल्म की रील की तरह उसे दिखाई देती है। यह दृश्य उसकी आंखें नहीं देखती है, यह दृश्य देखता है उसका मन। मनुष्य को सपने में दिखाई देने वाले दृश्य भी उसकी आंखें नहीं है, उसका मन देखता है। इस प्रकार मनुष्य को क्या देखना है और क्या नहीं, इसका आदेश मनुष्य का मन ही उसे देता है। हाँ, देखने में अंतर अवश्य है। प्रत्यक्ष दृश्य वास्तविक आंखें देखती है, जबकि मन के काल्पनिक दृश्य मन की आंखें देखती है। तो इस प्रकार हम सोमत अभिव्यक्ति में अपने विचार लिख सकते हैं। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।